नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके कैंपस के परिवार में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की अध्याय 6 मौलिक अधिकार से रिलेटेड। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत हैं मौलिक अधिकार और आज हम इनसे रिलेटेड तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे, यानी कि जो अमेरिका का अधिकार का विधेयक है उससे प्रभावित होकर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है, जो सर्वथा ही उचित है। संविधान के भाग 3 को भारत की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो वास्तव में जो मूल अधिकार है दोस्तों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका का ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्तियों के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नत से है। दोस्तों, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है। संक्षेप में अगर समझे दोस्तों तो इनके प्रावधानों का जो उद्देश्य है वो कानून की सरकार बनाना है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई जो राष्ट्र की कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चाहे वो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, उनके विकासों के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान में जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे उनकी। मूल संविधान में कितने अधिकार थे दोस्तों? तो 7 मूल अधिकार थे। पहला था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एंड 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों, हालांकि जो संपत्ति के अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। अगर दोस्तों मूल अधिकार की विशेषताओं की बात करें तो जो मूल अधिकार दोस्तों हैं उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति हों, जैसे कोई परिषद या कंपनियां हों। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों। हालांकि ये कारण उचित हैं या नहीं इसका निर्णय जो दोस्तों वो अदालत करती है। इस तरह से ये व्यक्तिगत अधिकार हैं वो पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं या संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक निर्णयों के बीच में होता है। कुछ मामलों को छोड़कर इसमें अधिकतर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो ऐसे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार हैं। तो ये संवैधानिक उपाय नहीं होते जबकि व्यक्तिगत प्रतिकार होते हैं। दोस्तों, ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक के तहत यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 की प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 की प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 29 में उल्लिखित जो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6
मूल अधिकार हैं तब स्थगित किए जा सकते हैं, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंध में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तहत कि अनुच्छेद 12 के में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे केंद्र सरकार और भारत की संसद। दोस्तों अगर हम बात करें कार्य एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है और भारत की संसद राज्य की भाग होंगे। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकारें और राज्य विधानमंडल यानी कि जो राज्य की सरकारें हैं और जो राज्य की विधानमंडलें हैं वो राज्य की भाग होंगे, राज्य के पार्ट होंगे। सभी स्थानीय निकाय अर्थात जो नगर पालिका होंगी, पंचायत होंगे, जिला बोर्ड, सुधार न्यास होगा, वो सभी राज्य के भाग होंगे। अन्य सभी निकाय अर्थात जो वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गए, ये सभी भी राज्य के भाग होंगे। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। चाहे जैसे हम बात कर लें दोस्तों LIC, ONGC, ये सभी राज्य के अर्थ में आती हैं। हम बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकारों में असंगत विधियाँ। तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले जो उनका अल्पीकरण करेंगी यानी कि जो असंगत होंगी मूल अधिकारों के, वो विधियाँ क्या होंगी? शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में या न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। या शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, हम अभी बात करेंगे अनुच्छेद 32 से, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त हैं, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है दोस्तों कानून की समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसको समान कानून के अनुसार समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। दोस्तों आगे हम बात करें अगर, तो कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यानी कि जो समानता जो कानून की समक्ष समानता होगी वो सभी व्यक्ति के लिए समान होगी, किसी धर्म, किसी जाति विशेष के लिए वह एक जैसी एक नहीं होगी। यदि कानून पर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। अगर दूसरा बात करें दोस्तों हम, तो आर्टिकल 15 की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 15 कहता है दोस्तों कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अर्थात अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 दोस्तों कहता है कि जो राज्य का धर्म होगा, जो राज्य होगा, वो राज्य के द्वारा किसी धर्म, विशेष, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब व्यक्तियों के साथ दुकानों, होटलों और जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गए, स्नान गृह हो गया और सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात वो किसी धर्म के हैं, किसी नस्ल के हैं, किसी जाति के हैं, किसी लिंग के हैं या किसी भी जन्म स्थान पे हैं, उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है दोस्तों आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। अब दोस्तों हम बात करते हैं राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। जो राज्य में नौकरियां होंगी, अब राज्य की परिभाषा हमने पढ़ा है, राज्य में 4 चीज़ें हैं दोस्तों। एक बार दोबारा समझ लेते हैं राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 कहती क्या है, तो उसमें है दोस्तों केंद्र सरकार और संसद, केंद्र सरकार और संसद। दूसरी दोस्तों है राज्य सरकार, विधानमंडल। तीसरे स्थानीय निकाय जैसे वो प्राधिकरण हो गए, न्यायिक पंचायत हो गई, नगर पालिकाएं हो गए। और चौथे दोस्तों है निजी संस्थाएं जैसे LIC, ONGC। तो ये राज्य की परिभाषा है। और राज्य के अधीन जो नौकरियां होंगी उसमें सभी को समान अवसर होंगी, किसी को धर्म, जाति विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दें।
संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दें। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दें। तो कुछ स्थान दोस्तों आरक्षित किए जाते हैं जिससे वहाँ पे उन जो उस जात विशेष का हो उनका वहाँ पे कल्याण हो सके, वहाँ पे वो आगे बढ़ सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा, यानी कि अगर ऐसा कोई भी तथ्य होता है तो वो कानून के अनुसार अपराधी होगा जो भी ऐसे काम करते हैं। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, तो दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट आपको मिल रहा है कि 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में दोस्तों इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति निरोध कानून 1989 नाम दिया गया। 1989 में इस कानून को और यानी कि अस्पृश्यता का जो कानून था उसको और ही कठोर बना दिया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति निरोध कानून 1989 इसका नाम दिया गया। यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो लेकिन दुरुपयोग ना हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 18 अर्थात उपाधियों का निषेध। दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इसका निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई दोस्तों कि सेना या जो विद्या संबंधी उपाधियां होंगी उनके अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन की समस्त कार्य विवेक संगत हैं, रूप में हैं और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान का जो उद्देश्य दोस्तों है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विधिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति का स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता जो थी दोस्तों उसको समाप्त कर दिया गया और अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। हम बात करते हैं दोस्तों इन स्वतंत्रताओं की। तो पहला है दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे हम दोस्तों आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि जो प्रेस है वो राज्य विधानमंडल या फिर संसद की जो कार्रवाई होगी उसके प्रकाशन के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र है। मुंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर लागू होता है। यानी कि न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बातचीत, साक्षात्कार, इसी तरह के कार्यक्रम में यदि बिना किसी कानून आधार के कोई
काट छाट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई अवैध घोषित की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है। खेलकूद गतिविधियों के प्रसारण का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि भारतीय आकाश पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य एजेंसियों के प्रसारण अधिकार पर सीमाएं हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अशस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्व और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो समुदाय या संघ के निर्माण में स्वतंत्रता। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय या संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की जो व्यक्ति होंगे ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते जो षड्यंत्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत राज्य में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो भारत में के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों आज इस वर्तमान समय में अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जहां पर आम नागरिक बिना सरकार से पास बनवाए बिना सरकार की इजाज़त से नहीं जा सकते। अब हम दोस्तों भारत करते हैं भारत राज्य में अबाध निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार का या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अभी तक हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 20 विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोस्तों, उसमें उसके अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं थी उनकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 की अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका अपराध तय ना हो जाए। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि व्यक्ति अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पागल या दिवालिया हो तो उसको ऐसे बाध्य नहीं किया जाएगा या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध वो गवाही दे। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा। अनुच्छेद 21। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को उनके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो व्यक्ति होगा उसको विधि के अनुसार ही जो उसके जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो होगा दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से करने पर से उसे वंचित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व दिया गया। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 22 की आर्टिकल 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में हम नहीं रख सकते। यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको उसके अपराध के बारे में सूचना दी जाएगी, फिर ही जाके उसको बंदी गृह में रखा जा सकता है। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा और बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है, क्योंकि जो भारत है वो एक विविधताओं भरा देश है। इसमें कई तरीके के रास्ते हैं जहाँ से कठिनाइयाँ हो सकती हैं
बंदी गृह से न्यायालय तक ले जाने में। तो इसमें न्यायालय में तक ले जाने का समय नहीं शामिल है दोस्तों। तो बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वो 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों, और द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हैं उन पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम है क्या। तो अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी अपराध की न्यायिक प्रतिक्रिया की ही नज़रबंदी करना। जैसे हाल ही में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर में, उनको नज़रबंद कर दिया गया क्योंकि सरकार को ऐसी आशाएं थी कि इनके द्वारा कुछ शांति भंग और व्यवस्थाओं में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। तो उनको क्या किया गया दोस्तों, नज़रबंद कर दिया गया। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराधी के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना। यानी कि जो वास्तव में उस क्षेत्र में शांति भंग कर सकते हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है इस निवारक निरोध अधिनियम द्वारा। सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल में दोनों में लागू होते हैं। विश्व में अन्य किसी भी प्रजातंत्र राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निवारक निरोध अधिनियम 1950 की। तो अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5 और 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया, उसके अंतर्गत संसद द्वारा 1950 में निवारक नज़रबंदी अधिनियम पारित किया गया। समय समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाती जाती रही है और यह अधिनियम दिसंबर 1969 तक चला। अब हम बात करते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि बिना मजदूरी दिए किसी से श्रम करवा लेना, बिना पारिश्रमिक दिए उसको यूज करना दोस्तों दंडनीय अपराध होगा। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं बाल श्रम, यानी कि बाल श्रम का निषेध, यानी कि अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कहा गया दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कामों में लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो पहले है दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने यानी धारण करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करने की व्यवस्था है, उसको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में यह व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर या अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा, अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों का। अगर हम बात करें इसमें तो धार्मिक स्वतंत्रता तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थानों की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों में स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल तथा अचल संपत्तियों के अर्जन व स्वामित्व करने का। चल और अचल संपत्तियों को दोस्तों समझाएं तो जैसे मंदिर एक है, वो मंदिर क्या हो सकता है दोस्तों, एक जगह स्थित हो सकता है और दूसरा एक छोटे से बैन पे या किसी चीज़ों पे ले जाकर उनको दूर दूर तक लोग घूम के रुपये इकट्ठा करते हैं। तो चल और अचल संपत्तियों के अर्जन व स्वामित्व का भी अधिकार इस स्वतंत्रता दी गई है। उस संपत्ति के विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, यानी कि अनुच्छेद 28 भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसमें धार्मिक क्षेत्र में निषिद्ध रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई।
की जाएगी। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि राजकीय नीति से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान होंगे, इसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। किंतु अन्य अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृत और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को प्रत्येक वर्ग की अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को अपने वर्ग की अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जात, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करें दोस्तों हम, तो अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया। जैसे दोस्तों मदरसा स्थापित होते हैं। यह भी व्यवस्था की गई कि शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया, उसके संबंध में स्पष्ट कर दिया गया कि इससे अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं को प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं इस संविधान के एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, यानी कि मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स के एक अच्छे अनुच्छेद 32 की, आर्टिकल 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में मूल संविधानों जो मूल अधिकारों के उल्लेख और अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वयन करने की व्यवस्था है, जिससे मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। जिसके बिना जो मूल अधिकार होंगे दोस्तों वो अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख में अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वयन है, और इसके बिना क्या होगा दोस्तों, जो मूल अधिकार होंगे वो अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को डायरेक्ट हम जा सकते हैं जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा, और आर्टिकल 226 के द्वारा हम उच्च न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होंगे। जो मौलिक अधिकार दिए गए इनके विरुद्ध कोई भी काम होंगे तो उनको कार्यपालिका के जो कार्य होंगे या फिर जो भी कानून होंगे उनको अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था को महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान शून्य प्राय है हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता, या तो संविधान की हृदय और आत्मा है। तो दोस्तों एक अच्छा सा आपको MCQ यहाँ पे मिल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा, तो संवैधानिक उपचारों को के अधिकारों को आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन पर आधारित सिरा कहा है। दोस्तों भूतपूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 32 को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा और उच्च न्यायालयों के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं, जिनको हम रिट कहते हैं। आइए दोस्तों इन 5 रिट को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी किया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय यह बात
का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध। यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त कर देता है, यानी कि जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति होता है अगर वो अवैध रूप से गिरफ्तार होता है तो न्यायालय उसे तुरंत मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें परमादेश की, तो परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। दोस्तों हम प्रतिषेध की बात करें तो ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध दोस्तों जो रिट है उसके द्वारा आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को दिया जाता है, जिससे कहा जाता है कि अपने यहाँ कार्रवाई ना करें ये क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद दोस्तों आता है उत्प्रेषण। हम बात करें दोस्तों उत्प्रेषण की, तो यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। जो उत्प्रेषण रेट है दोस्तों जो उत्प्रेषण है उसको क्या कहता है दोस्तों, किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों को भेजने में जारी किया जाता है जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग ना करे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पांचवें रिट की अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालय की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकता। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संपत्ति के अधिकार को। तो भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1989 के पूर्व तक अब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार में प्राप्त था। 1950 से लेकर 1978 तक इस अधिकार के संबंध में अनेक संवैधानिक संशोधन हुए और यह अधिकार बहुत विवाद का विषय रहा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।